हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम कक्षा 8 के इतिहास की जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। और दोस्तों जो कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है, जिन लोगों ने वो क्लास को नहीं देखा वो आप हमारे चैनल से जुड़कर उस क्लास को देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है यह हमारा अतीत भाग 1 है। ये हमारा विषय सूची दिया गया है दोस्तों। और शुरू करते हैं, मेरा ये पहला चैप्टर है, कैसे कब और कहाँ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कैनिंग। तो आप देखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, जो वारन हेस्टिंग्स थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ये क्यों थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लिखा है यहाँ पर कि आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जो आखिरी वायसराय थे यानी अंतिम वायसराय कौन थे दोस्तों? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हेस्टिंग्स, और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप देखेंगे यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो हम लोग अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा है कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हेस्टिंग्स। और ये कब भारत के गवर्नर जनरल बने दोस्तों? तो ये बने थे 1773 में। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामे यहाँ से में प्रश्न नहीं है, बस यहाँ पर हमें यही देखना है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कब बने थे? 1773 में बने थे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हमें बताना है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू, जेम्स मिल, विलियम बेंटिक या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्कॉटलैंड 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ये कौन है दोस्तों? तो 1817 की बात है, यानी समय कब का है? 1817 का। यानी 1817 में जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की। तो हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण हमें जो ध्यान रखना है दोस्तों वो है ये कौन? जेम्स मिल, यानी कि इसकी रचना जेम्स मिल के द्वारा की गई है। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना जो है जेम्स मिल के द्वारा की गई है 1817 में। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, यहाँ से हमको एक प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। जो भारत में क्या था? शाही नौसेना, हाँ, जो शाही नौसेना विद्रोह है, भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो जो शाही नौसेना विद्रोह की बात करें तो ये 1946 में हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत में जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1946 में। आप यहाँ पर और प्रश्न देखेंगे, उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे, यानी खुश नवीसी कौन होते थे? खुश नवीसी या फिर सुलेख नवीस, खुश नवीसी या फिर जो सुलेख नवीस, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, यानी जो बहुत सुंदर लिखावट करते हैं, जो बहुत सुंदर चीज़ें लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खुश नवीसी या फिर सुलेख नवीस कहते हैं। तो प्रश्न में आ सकता है कि जो खुश नवीसी है या फिर सुलेख नवीस शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी जो जिनकी जो लिखावट है वो सुंदर होती है उन्हें हम खुश नवीसी या फिर सुलेख नवीस कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पुस्तक में शामिल है। फिर यहाँ पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसका निर्माण 1920 में नहीं दोस्तों, यहाँ लिखा है कि 1920 के दशक में बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया? नई दिल्ली। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों कहाँ है? जब दिल्ली का निर्माण हो रहा था तो उसी समय दिल्ली में इन दोनों को, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों को बनाया गया है। और कहाँ पर? ही जो वायसराय का जो बिल्डिंग था, यानी वायसराय जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वहीं समीप पे इसको बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना डैश में किया गया। कहाँ पर किया गया? हम लोग पीछे स्लाइड में देखे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? दिल्ली में की गई है। हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है।
यहाँ पर देखेंगे आप कि मुगल काल के अंतिम बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो मुगल काल के अंतिम बादशाह है, मतलब वो तो कोई और न थे, लेकिन जो शक्तिशाली, यहाँ पर हमें शामिल करना चाहिए था मुगल काल के अंतिम जो शक्तिशाली बादशाह, यहाँ पर रहना चाहिए था दोस्तों शक्तिशाली, क्योंकि जो अंतिम बादशाह हैं वो तो बहादुर शाह जफर हैं, लेकिन यहाँ पर जो शक्तिशाली बादशाह की बात करें तो वो थे कौन, औरंगजेब। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, जो मृत्यु हुई ये हुई है 1707 में। तो जो मुगल काल का जो सबसे शक्तिशाली बादशाह था वो था कौन, औरंगजेब, और इसकी मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी, यानी जब 1857 की दोस्तों जब क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर के बेटों की जो गिरफ्तारी हुई इसमें, तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो उनके बेटों की गिरफ्तारी करने वाला कौन था, कैप्टन हडसन, यानी कि बहादुर शाह बेटों की जो गिरफ्तारी करने वाला था वो था कैप्टन हडसन। और बहादुर शाह ने जो 1857 की क्रांति हुई थी, बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से, इन्होंने जो विद्रोही थे या फिर जो आंदोलनकारी थे उनका इन्होंने नेतृत्व भी किया था। कंपनी ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी डैश से चार्टर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। या फिर कंपनी ने 1600 ईस्वी में यानी कंपनी को जो अधिकार मिला था व्यापार करने का, पूरब यानी कि हमारे भारतीय देश वो पाश्चात्य हैं और हमारे ये पूर्वी देश हैं, तो इससे जो अधिकार मिला था कंपनी को कब मिला था, 1600 ईस्वी में मिला था। और इनको अधिकार देने वाले जो वहाँ की रानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ये कौन थी दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, कंपनी को अधिकार दिया था, जिससे कंपनी को यहाँ से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत के किस तट पर आए थे, ठीक है, सर्वप्रथम आए थे, या सर्वप्रथम दो पर आ गया था, जो पुर्तगाली भारत के किस तट पर सर्वप्रथम आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर इन्होंने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कर दी थी। तो कहाँ पर की थी दोस्तों, पश्चिमी तट पर। और कब ये आए थे, तो वास्को डी गामा, जो भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था दोस्तों वो कौन था, वास्को डी गामा। और ये कब आया था दोस्तों, 1498 में। 1498 में जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था, ये सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी तट, और 1498 में ही आया था भारत। कंपनी के व्यापारियों को प्रारंभ में दोस्तों थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई यहाँ पे। कंपनी के व्यापारियों को प्रारंभ में डैश नाम से पुकारा जाता है, यानी जो कंपनी के व्यापारी भारत में सबसे पहले आए थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो आप यहाँ देखेंगे उन्हें क्या है, फैक्टर कहा जाता था। जो कंपनी के व्यापारी यहाँ पर थे प्रारंभ में उनको क्या कहा जाता था, उन्हें फैक्टर नाम से पुकारा जाता था। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यहाँ पर एक प्रश्न और शामिल है दोस्तों कि जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है इसकी स्थापना कब की गई, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में की गई, और ये हुगली नदी के किनारे इसकी शुरुआत की गई थी। और व्यापारियों को क्या पुकारा जाता था, तो यहाँ देखेंगे उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात, यानी जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री से यानी ये शब्द क्या आया था, फैक्टर आया था, इसलिए जो व्यापारी हैं व्यापारियों को भी फैक्टर नाम से पुकारा जाने लगा था। किस मुगल बादशाह ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था, यानी कौन मुगल बादशाह था जिसने कंपनी को बिना शुल्क दिए उनको अधिकार था कि वो व्यापार कर सकते हैं, वो दिया गया था। आप देखेंगे यहाँ पर कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो किसके फरमान से दोस्तों, औरंगजेब, यानी औरंगजेब के फरमान से जो कंपनी थी वो बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती थी। किन बंगाल शासक ने कंपनी को रियायतें, जैसे औरंगजेब ने क्या किया था, कंपनी को रियायत दिया था, बिना शुल्क व्यापार कर सकते थे, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई इसके बाद जो बंगाल शासक थे उनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो बंगाल शासकों ने क्या किया, उनको कंपनी को यानी रियायत देने से मना कर दिया और उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया, यानी जितने भी अधिकार थे वो सारे अधिकार उन्होंने वापस ले लिए थे। तो किसने ऐसा किया था, तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला और सभी ने। तो ये सभी
जो सभी यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, हमें ये भी क्रम भी याद रखना है यहाँ से कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर इसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये क्या हुए, बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उनकी किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दी। यानी उन्होंने, उनका जो साम्राज्य धीरे धीरे कंपनी का बढ़ता जा रहा था, उन सभी को क्या किया, इन बंगाल शासकों ने पूरी तरह से रोक दिया, यानी सारे अधिकार उनके वापस ले लिए। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध क्या है, जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, जो सिराजुद्दौला और क्या है, कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था, कंपनी की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। यानी प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार का जो एक हार गए थे, जो सिराजुद्दौला थे, इनमें इनकी हार हुई थी। इनके हार का जो कारण था, जो मीर जाफर था, जो मीर जाफर था वो क्या किया था, मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। आगे प्रश्न में है यहाँ पर, प्लासी के युद्ध कब हुआ था, पहले हमें डेट भी याद रखना है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने देखा है क्या, जो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, अंग्रेजी सेना का इसने सिराजुद्दौला के खिलाफ 1757 में क्या है, प्लासी के युद्ध में इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत मानी जाती है, तो आप देखेंगे प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो जो कंपनी है इसके भारत में जो सबसे पहली बड़ी जीत थी वो कौन थी, प्लासी का युद्ध था, जो 1757 में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, तो हमने अभी ऊपर देखा है, जो कौन था दोस्तों, यहाँ पर मीर जाफर। जो मीर जाफर था वो क्या हुआ था, वो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उससे वादा किया था कि उनसे मिल जाने पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मार कर या फिर उनको हरा कर क्या है, तुम्हें यानी मीर जाफर तुम्हें वो क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। तो उत्तर है क्या, मीर जाफर। यानी जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। 1764 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हराने के बाद बंगाल की गद्दी पर पुनः कौन बैठा, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो सिराजुद्दौला है उनकी मृत्यु बाद कौन बना था, मीर जाफर बना था। लेकिन मीर जाफर ने भी कुछ समय बाद क्या किया, उन लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया कंपनी का, तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बना दिया। ठीक है दोस्तों, मीर कासिम को बना दिया, लेकिन मीर कासिम ने भी कुछ दिन बाद विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो 1764 में युद्ध हुआ, 1764 में जो युद्ध हुआ, उन्होंने क्या किया, तो परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में उसको भी हराना पड़ा, उसको यानी कि मीर कासिम को भी। ठीक है दोस्तों, यानी मीर जाफर को जब इन्होंने हटा दिया तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। जब मीर कासिम भी जब विद्रोह करने लगा तो 1764 का क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 का क्या हुआ दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम को हराया गया। फिर मीर जाफर को पुनः, यानी मीर जाफर को दोबारा से क्या है, बंगाल का नवाब बना दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था कि मीर कासिम को हराने के बाद बंगाल की गद्दी पर पुनः कौन बैठा था, तो वो मीर जाफर बैठा था। उत्तर हमारा यहाँ पर मीर जाफर हो जाएगा। कंपनी ने मुगल सम्राट से बंगाल की दीवानी किस वर्ष हासिल कर लिया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। कब किया था दोस्तों, 1765 में। यानी जो कंपनी है वो मुगल सम्राट से दीवानी कब हासिल की थी, 1765 में। 1767 में, हाँ यहाँ पर एक स्लाइड है यहाँ पर दोस्तों, आगे हम देखेंगे इसको। प्रश्न में देख, 1767 में वो 2 बार गवर्नर बना था। कौन, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात हो रही है। जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब भारत आया था तो ये इसकी उम्र मात्र 18 साल थी। इंग्लैंड से मद्रास यानी जब चेन्नई आया था रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूरा जानकारी है दोस्तों। तो केवल मात्र यानी कि यह केवल 18 साल की उम्र में भारत आया था। 1767 में वह 2 बार गवर्नर बना। यानी यहाँ पर जो
क्लाइव था ये 2 बार गवर्नर जनरल बना था भारत का, और इसके पास जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसने काफ़ी भ्रष्टाचार करके क्या किया, बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए दोस्तों। ठीक है, फिर गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में इसने ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार करके इसने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए, लेकिन जब इसका दूसरा कार्यकाल आया दोस्तों तो भ्रष्टाचार को कम करने का जिम्मेदारी भी इसी के सौंप दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम इसी को सौंप दिया गया, जबकि ये खुद भ्रष्टाचार करता था। दूसरे कार्यकाल के दौरान इसके किया गया। लेकिन जब 1722 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों को सफाई देनी पड़ी, यानी जब ये वापस गया तो 1772 में, ठीक है दोस्तों, 1772 में ब्रिटिश संसद में इसे क्या करना पड़ा, ब्रिटिश संसद में इसे खुद जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाई देनी पड़ी थी, और ये इस समय बरी कर दिया गया। लेकिन 1774 में इसने क्या कर लिया, 1774 में इसने आत्महत्या कर ली। किसने दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आगे हम प्रश्न को शामिल किए दोस्तों इसमें से कि किस गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर के रूप में 2 कार्यकाल करने का अवसर मिला था, तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, यानी इसने दो कार्यकाल इसने भारत में किए थे। किस गवर्नर जनरल को ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी थी, तो उत्तर हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रिटिश संसद में सफाई देनी पड़ी थी। आगे हमारा क्या प्रश्न है, हाँ, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आत्महत्या कर लिया था, तो वो भी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1772 में इसको क्या करना, 1772 में इसने आरोपों से इसको बरी कर दिया गया, लेकिन इसने आत्महत्या कब किया था, 1774 में। 1774 में पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा है कि 1774 में इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। किस युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों में रेजिडेंट की तैनाती कर दी गई, यानी जो रेजिडेंट होते थे वो अंग्रेज के एक तरह से प्रतिनिधि होते थे। तो कौन सा युद्ध था जिसमें भारतीय रियासतों में रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बक्सर। किस संधि के तहत भारतीय रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि किस संधि के तहत, तो ये जो सहायक संधि है, यानी जिन जिन रियासतों पे सहायक संधि थोपी गई थी उनको क्या किया, यानी जो भी राजे रजवाड़े या फिर जो भी रियासत अगर सहायक संधि को स्वीकार करते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से सेना को नहीं रख सकते। वो जो सेना होगी, वो जो कंपनी होगी, सेना अपनी खुद देगी, और जो रियासत है वो उनका खर्च उठाएगा। तो इसमें क्या है, जो सहायक संधि हुआ, सहायक संधि में जो रियासत थी उनको स्वतंत्र सेना का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया था। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहायक संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके लिए एक सहायक सेना होती थी जिनके रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है दोस्तों, यानी जो रियासत होती थी वही पैसा देती थी, लेकिन सारा जो सेना होता था वो कंपनी का होता था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सहायक संधि हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अवध के नवाब को उनका आधा इलाका कंपनी को देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जो सहायक संधि है, अगर सहायक संधि में कोई भी रियासत पैसा देने में चूक जाता है या फिर देर करता है तो उस पर जुर्माना या फिर तरह तरह के प्रतिबंध उन पर लगाए जाते थे। तो यहाँ पर जो अवध के गवर्नर थे, यहाँ देखेंगे आप कि वेलेजली गवर्नर जनरल जो यहाँ पर रिचर्ड वेलेजली था, वेलेजली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में, कब की बात है दोस्तों ये, 1801, यानी कि 1801 में जब वेलेजली गवर्नर था उनको अपना आधा इलाका सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। यानी जब भी कोई नवाब या फिर जो कोई रियासत था पैसा नहीं दे पाता था तो उनके लिए जुर्माना या फिर इस तरह के प्रावधान किए जाते थे। तो किनका, अवध के नवाब को कब देना पड़ा दोस्तों, तो 1801 में। और उस समय जो वायसराय था, कौन था, वायसराय जो थे लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली थे। और कारण क्या भी, कारण भी हमें याद रखना है, क्योंकि इन्होंने जो सहायक संधि के तहत संधि किया था सेना को पैसा देने का, उसमें ये चूक गए थे, इस कारण से उनको अपना आधा हिस्सा देना पड़ा। यहाँ पर है हमारे कौन, शेरे मैसूर। जो शेरे मैसूर हैं कौन दोस्तों, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के भी नाम से भी जाना जाता है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से, ये बहुत ही शक्तिशाली थे, और ये क्या, ये जो थे हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली
जो टीपू सुल्तान थे दोस्तों वो हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये मैसूर के दोनों ही शक्तिशाली शासक थे। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी इनके क्षेत्र में जो भी बंदरगाह पड़ते थे, इससे चंदन की लकड़ी है, काली मिर्च है और जो इलायची है, इसका इन्होंने क्या किया, निर्यात रोक दिया। फिर आगे क्या है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यानी टीपू सुल्तान जो थे वो किन किन व्यापारियों से, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसीसी व्यापारियों से इन्होंने अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और संबंध के साथ साथ इन्होंने क्या किया, उनकी सहायता से अपने सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। तो आगे हम प्रश्न में सारे इस प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें टीपू सुल्तान ने किन व्यापारियों से अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया? तभी हमने देखा है दोस्तों, वो थे कौन, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे। इन्होंने टीपू सुल्तान के क्या किया, सेना के आधुनिकीकरण में मदद किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के बंदरगाह से किन वस्तुओं का निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी? तो इन्होंने क्या है, चंदन की लकड़ी, इलायची, काली मिर्च, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने क्या किया था, निर्यात के लिए पाबंदी लगा दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। 1792 में टीपू सुल्तान के खिलाफ किसने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था? यानी टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज थे, ये मैसूर और अंग्रेजों का जो युद्ध है लगभग 4 बार, हाँ नहीं 4 बार, टीपू सुल्तान जो मैसूर था और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 4 बार हुआ था दोस्तों, जिसमें कई बार अंग्रेजों को हार खानी पड़ी थी। तो आप देखेंगे 1792, लेकिन जो 1792 का युद्ध हुआ, इसमें मराठा, हैदराबाद के निजाम और क्या है, कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। यानी कि इसमें जो 1792 का युद्ध हुआ था, इसमें मराठा, हैदराबाद के निजाम और यहाँ पे, और जो अंग्रेज, यहाँ पर अंग्रेजों की सेना भी थी दोस्तों, इसमें अंग्रेजों की भी सेना शामिल थी। यानी इन तीनों, यानी इनके साथ किसने दिया था, तो मराठा और हैदराबाद के निजाम क्या है, अंग्रेजों के साथ दिए थे, जिसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को हार करनी पड़ी या फिर उनको संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। यानी जब संधि हुई तो टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे उनको अंग्रेजों ने क्या किया, अपने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। 1799 के श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद मैसूर का जो राजकाज है वो किसे सौंप दिया गया? तो जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था, आंग्ल मैसूर, चौथा जो आंग्ल मैसूर हुआ था वो हुआ था 1799 में हुआ था, जिसे श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जब ये चौथे युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारे गए। तो टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद हमें बताना है कि जो मैसूर है इसका राजकाज किसने संभाला था? तो सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वॉडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो किसे दिया गया दोस्तों? जो वहाँ के पुराने जो वॉडियार राजवंश थे, यानी सत्ता उनके हाथों में वापस सौंप दी गई थी। यहाँ पर टीपू सुल्तान का एक खिलौना है दोस्तों, इसे हमें नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर एक है कि इनका जो खिलौना है ये कहाँ है, लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। तो हमें ये भी पता चल गया यहाँ पर कि विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पे है, ये लंदन में है। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, वो 4 मई और 1799 तो एक सामान्य हम लोग वर्ष जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो तिथि है वो 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, यानी कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों, की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आप देखेंगे प्रश्न में यहाँ पर टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 4 मई 1799 को, यानी इनकी जो मृत्यु है 4 मई 1799 को हो गई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु को हुई डैश लिया है 4 मई 1799, क्योंकि यहाँ पे तिथि मेंशन है तो हमने तिथि वाले प्रश्न को भी ले लिया है। किस युद्ध के बाद मराठों को दिल्ली से शासन करने का सपना टूट गया था? यानी जो मराठा थे उनकी इच्छा थी वो दिल्ली शासन करें, यानी कि एक तरह से दिल्ली पर क्या करें, कब्जा करें। लेकिन कौन सा युद्ध था जिसमें मराठों का ये सपना क्या हुआ, टूट गया दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ, या फिर पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, किसमें हुआ दोस्तों? आप देखेंगे 1761 में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई।
कब हुई दोस्तों? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो 1761 में हुई। इस हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। यानी कि जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, इसके बाद जो मराठी थे यानी उनका दिल्ली जीतने का सपना क्या हुआ? समाप्त हो गया। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर जो मराठे थे यानी जो अंग्रेज थे, उन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। यानी कि जो सालबाई संधि हुई किसके किसके बीच में? अंग्रेज और मराठा, जो अंग्रेज है और मराठों के बीच में। तो जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ है? 1782 में हुआ था दोस्तों। फिर जो दूसरा युद्ध है यहाँ पर सारा मेंशन है, अंग्रेज अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-5, यानी कई मोर्चों पर लड़ा गया। यानी जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1803 और 5 के बीच में हुआ। फिर जो है अंततः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। यानी जो लास्ट में जो युद्ध हुआ 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध, यानी जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1817-19 में। इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया था। 1782 में सालबाई की संधि डैश और डैश के मध्य हुई। यानी जो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, वो किसके बीच हुई थी? तो वो कंपनी और मराठा, जो कंपनी थे और मराठा, इनके बीच में 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। सर्वोच्चता का दावा, सर्वोच्चता का दावा क्या है? यानी कि आप देखेंगे लॉर्ड हास्टिंग्स, जो लॉर्ड हास्टिंग्स था, इसने क्या किया कि इसने इसका कहना था कि हम लोग सर्वोच्च हैं, तभी हम लोग का शासन सभी जगह पे क्या हो रहा है? स्थापित हो रहा है। तो इसने एक नई नीति लाई जिसका नाम है सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत करने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो सर्वोच्चता की जो नीति थी इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? ये था हेस्टिंग्स। तो आप देखेंगे किस गवर्नर, यहाँ पर होगा गवर्नर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई? तो वो कौन था दोस्तों? तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स भी इसका, वारन हेस्टिंग्स नाम है दोस्तों इसका। फिर क्या है यहाँ पर? यानी कि जो सर्वोच्चता की नीति थी इसके तहत ये सारे राज्यों यानी रियासतों को कब्जा कर रहा था। लेकिन क्या हुआ फिर इसके बाद? जब ये कर्नाटक की तरफ बढ़े, अंग्रेज जो कर्नाटक जब इसको हथियाना चाहा कर्नाटक राज्य को, तो क्या हुआ यहाँ पर रानी चेन्नम्मा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छड़ा। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हुई। यानी 1824 में रानी चेन्नम्मा को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमें याद रखना है कि जो रानी चेन्नम्मा थी वो किस क्षेत्र से थी? तो आप देखिए कित्तूर, यहाँ पर क्या है? कित्तूर, कित्तूर यानी क्या है? जो अभी कित्तूर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कर्नाटक में है। यानी रानी चेन्नम्मा का जो संबंध था कहाँ से था दोस्तों? कित्तूर से था। और कित्तूर का संबंध कहाँ है? एक तरह से कर्नाटक से। यानी चेन्नम्मा की जब मृत्यु हुई तो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। यानी कि जब रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हुई इसके बाद इसका मोर्चा कौन संभाल लिया? इसके बाद जो मोर्चा संभालने वाले थे कौन थे? वो थे चौकीदार रायन्ना। तो मैं यहाँ से मैंने दोस्तों कुछ स्लाइड को भी ले लिया है साथ साथ, जो हमको लगा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जो कित्तूर यानी रानी चेन्नम्मा कहाँ से थी? कित्तूर से थी। और रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद जो चौकीदार रायन्ना थे उन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को एक तरह से संभाल लिया था। फिर 1830 में इनको भी क्या है, जो और चौकीदार रायन्ना थे, 1830 में इन्हें भी क्या किया? इन्हें भी अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? तो अंग्रेजों, जो यहाँ पर लिखा है कि जो महाराजा रणजीत सिंह, यानी जब महाराजा रणजीत सिंह थे तब अंग्रेज वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सके। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि हमें याद रखना है कि रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई ये भी हमें याद रखना है यहाँ से। रणजीत सिंह की मृत्यु, जो महाराजा रणजीत सिंह की, लिखा है 1839 में उनकी मृत्यु के बाद, यानी इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1839 में। मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ भी हुई। आखिरकार 1849 में, कब दोस्तों? 1849 में अंग्रेजों ने क्या किया? पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यानी जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने कुछ नहीं कर सका, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में जब मृत्यु हो गई तब तो 1849 तक क्या किया? अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। विलय की नीति आप जानते होंगे दोस्तों, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था इसने क्या किया? इसने विलय की नीति को लागू किया था। तो विलय की नीति शुरू करने वाला कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। और विलय की नीति के तहत इसने बहुत सारे रियासतों को क्या किया? अपने विलय कर लिया था।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सतारा है 1848 में, यानी सबसे पहले विलय किसका किया इसने, सतारा का किया। ठीक है दोस्तों, यानी विलय नीति के तहत जो सबसे पहला विलय इसने किया यहाँ पर 1848 में सतारा को किया, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर को, और नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 में किया था। तो ये सारे यानी किसी का भी इसमें से सेपरेट करके अलग करके भी प्रश्न में आ सकता है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है क्या दोस्तों कि विलय की नीति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो ये कौन था, ये था डलहौजी के समय में, यानी डलहौजी ने क्या किया था, विलय की नीति को लागू किया था। विलय की नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो विलय की नीति थी इसमें 1854 में क्या किया था, झांसी का विलय कर लिया गया। तो हमको सबको याद रखना है, सतारा कब है दोस्तों, 1848 में, फिर से देख लेते हैं एक बार, और संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में। हमने झांसी का प्रश्न लिया था दोस्तों, तो झांसी जो है वो 1854 में इसका विलय किया गया है। कंपनी ने किस आधार पर अवध का विलय कर लिया था, कंपनी ने किस आधार पर अवध का, हाँ अवध का विलय, जो कंपनी ने अवध का विलय किया था दोस्तों, तो किस आधार पर किया गया था, तो सबसे पहले जो अवध का विलय किया गया वो किया गया 1856 में, यानी कि जो कंपनी है उसने 1856 में क्या किया, अवध का भी विलय कर लिया था। और किस आधार पर किया था, तो कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का, यानी कि वहाँ के जो राजा थे शायद वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह जो वहाँ पे नवाब थे, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको वहाँ से क्या किया, हटा दिया, और उसे क्या किया अपने 1856 में क्या किया, उसका भी उसने विलय कर लिया। तो कंपनी को किस आधार पर अंग्रेजों ने विलय किया था, तो वो कुशासन का आरोप लगा कर किया था। अब कब किया था, 1856 में किया था दोस्तों। आगे प्रश्न है हमारा, कंपनी के द्वारा जिलों में 2 अदालत की व्यवस्था किस वर्ष की गई। तो ये जो व्यवस्था की गई वो 1772 में, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कंपनी के द्वारा नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो जो नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत है 1772 में की गई, यहाँ पे 1772 में किया गया। इस व्यवस्था में क्या किया गया दोस्तों, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में, यानी हर जिले में 2 अदालतें होंगी, इसमें एक फौजदारी अदालत होगा और एक दीवानी अदालत होगा। तो यहाँ पर प्रश्न यही बन सकता है कि कंपनी के द्वारा जिलों में 2 अदालत की व्यवस्था कब की गई, तो 1772 में की गई, या फिर कंपनी के द्वारा नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो वो भी 1772 में की गई। किस गवर्नर जनरल पर बंगाल का शासन सही से न चलाने के आरोप में ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया, यानी कौन गवर्नर जनरल था जिस पे ब्रिटिश बंगाल में यानी शासन सही से न करने का आरोप लगाकर इस पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग था। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, जब ये 1785 में इंग्लैंड लौटा यानी अपने कार्यकाल को समाप्त करने के बाद, तो एडमंड, यहाँ पर एडमंड बर्के, जो एडमंड बर्के थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद में इन्होंने उस पर लिखा है यहाँ पे दोस्तों कि एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप, यानी आरोप कौन सा लगा था, हमें ये भी याद रखना है कि बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने के आरोप में इस पर क्या किया गया था, इस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके क्या हुआ, जो 7 साल तक चला था। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी हेस्टिंग्स पर ही महाभियोग क्या किया गया था, ब्रिटिश संसद में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो थे एडमंड बर्के। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में क्या किया गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक सामान्य से हमको प्रश्न देखा दोस्तों, बस ये क्या है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर, कभी कभी प्रश्न आ भी सकता है दोस्तों क्योंकि हमारे बुक में है, तो 1857 तक यानी 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। हमें यहाँ पर ये देखना है, यानी 63% भूभाग और 78% क्या है, आबादी पर कंपनी का जो अधिकार था वो 1857 तक हो चुका था। तो हमें भी इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तीसरा चैप्टर हमारे यहाँ है ग्रामीण क्षेत्र पर
शासन चलाना। यहाँ पर क्या है, कंपनी दीवान बन गई। ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 1765 में जो मुगल बादशाह है यानी कंपनी ने बंगाल की जो दीवानी है 1765 में हासिल कर ली। तो हमें याद रखना है कि 12 अगस्त 1765, ये पूरा एग्जैक्ट डेट हमें याद रखना है दोस्तों। जो 12 अगस्त 1765 में क्या किया, कंपनी ने मुगल बादशाह से दीवानी हासिल कर ली थी बंगाल की। और यहाँ लिखा है कि ये रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी हुई, यानी बंद, यानी वहां पर जो मुख्य था, जो ये था, वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही क्या है, कंपनी ने दीवानी हासिल किया था। यहाँ पर अब देखेंगे चार्ल्स कार्नवालिस। यहाँ पर चार्ल्स कार्नवालिस की बात की गई है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न में आ सकता है कि जब भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा चार्ल्स कार्नवालिस। और ये कब लागू किया गया दोस्तों, तो ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदो और इसमें हमको दो तीन बातें याद रखनी है। यानी जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, वो था चार्ल्स कार्नवालिस। ये हो गया हमारा। स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया, वो 1793 में लागू किया गया, ये भी हमें देखना है। और तीसरा है कि इन बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि जो राजा और जो तालुकदार हैं उनको जमींदार के रूप में मान्यता किस बंदोबस्त के द्वारा किया गया, तो ये भी 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त है इसके द्वारा ही किया गया। यानी कि इस समय जो राजा और तालुकदार थे वो जमींदार बन गए, यानी अब इनको क्या है, राजस्व वसूलने का यानी कि जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त हमको ध्यान रखना है, कार्नवालिस के समय में 1793 में हुआ था। और यहाँ पर राजाओं और तालुकदारों को क्या किया गया, जमींदार के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कौन था, वो था चार्ल्स कार्नवालिस। तो उत्तर यहाँ पर चार्ल्स कार्नवालिस हो गया यहाँ पे। आगे प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पर, जैसे वहां पे हमने देखा कि उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए, यानी सभी जो अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग व्यवस्था लागू की जाती थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी भाग था वहाँ के लिए जो होल्ट मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज था, होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की गई और इसे 1822 में लागू किया गया। सबसे पहला बात है, यानी कि, और इसका नाम क्या था दोस्तों, जो इसका नाम था महालवाड़ी बंदोबस्त। यानी जो महालवाड़ी बंदोबस्त है इसको बनाने वाला कौन था, यानी महालवाड़ी बंदोबस्त को बनाने वाला था कौन, वो था हॉल्ट मैकेंजी। और ये किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू किया गया। ये प्रश्न हो गया हमारा। इसको बनाने वाला कौन था, तो यानी कि इसको मतलब कि महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला, बनाने वाला कौन था, तो ये था होल्ट मैकेंजी। और इसे यहाँ पर यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी इलाके में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कब लागू किया गया, तो 1822 में लागू किया गया। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न है दोस्तों, आप स्लाइड रोककर इसको अच्छे से पढ़ के आप इसका अध्ययन करिएगा। राजस्व इकट्ठा करने के लिए, यानी जब महालवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, जिसे महाल कहा जाता था दोस्तों। महाल यानी गांव, महाल से जो तात्पर्य है वो है गांव। यानी कि अब जो जिम्मेदारी थी यानी राजस्व वसूलने का, वो अब जमींदारों को नहीं, अब नहीं, मतलब कि ये महालवाड़ी बंदोबस्त के समय, यानी महालवाड़ी बंदोबस्त में ऐसी व्यवस्था थी कि जो राजस्व वसूली का काम था वो किसे दिया गया, वो गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो गया, महालवाड़ी बंदोबस्त हो गया, जिसका तैयार करने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी। और 1822 में से लागू किया गया था दोस्तों। और इसका जिम्मेदारी था वो गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। तो ये सारे ही प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें से हमको सारे ही बातों को ध्यान में रखना है। 1822 में लागू महालवाड़ी बंदोबस्त नामक नई व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग ऊपर देखा किसने किया था, होल्ट मैकेंजी ने किया था। किस व्यवस्था के तहत राजस्व इकट्ठा करने का कार्य जमींदारों से लेकर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, तो ये भी हमने देखा है, ये भी क्या है, ये भी महालवाड़ी बंदोबस्त है दोस्तों। अभी हम लोगों ने ऊपर सारा पढ़ा है इसको। फिर एक और व्यवस्था की बात करते हैं, वो दोस्तों है कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयत मतलब होता है यहाँ पे किसान से,
जो रैयत का तात्पर्य किसान से, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो निर्माण करने वाला था वो कौन था? मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का निर्माण किया था। तो जितने व्यवस्थाएं हैं, कब लागू किया गया, किस क्षेत्र में लागू किया गया, और वो किसके द्वारा बनाया गया, ये सारे हमें बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा महालवाड़ी वो बंगाल क्षेत्र के कुछ भागों में था, लेकिन ये जो मुनरो की व्यवस्था है ये कहाँ पर? दक्षिण भारत इलाके में इसको लागू किया गया। किसे दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है। और दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया, यानी इसे दक्षिण भारत में लागू करने का इन लोगों ने योजना बनाया था, और इसका नाम था रैयतवाड़ी। और फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था, यानी इस व्यवस्था को जो विकसित करने वाला कौन था? वो था टॉमस मुनरो। तो हमने प्रश्न शामिल किया है दोस्तों कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में लागू स्थायी बंदोबस्त को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हमको देखने को मिल रही है, और स्थायी बंदोबस्त नहीं बल्कि रैयतवाड़ी, यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त नहीं होगा, यहाँ पर होगा रैयतवाड़ी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे है? तो किसे है दोस्तों? टॉमस मुनरो को। तो यहाँ पर यानी दक्षिण भारत क्षेत्र में जो व्यवस्था लागू की गई थी वो थी रैयतवाड़ी, और इसका निर्माण यानी इसको विकसित करने वाला कौन था? इसको विकसित करने वाला था टॉमस मुनरो। यहाँ पर क्या है दोस्तों? हाँ, आंध्र प्रदेश के बुनकर द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे, यानी जो कलमकारी कला है, यानी जो कलमकारी है वो हम बस यहाँ पर एक ही बात है कि जो कलमकारी जो कला का तरीका है वो कहाँ का है? वो है आंध्र प्रदेश का। हमें यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कि जो कलमकारी छापा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है आंध्र प्रदेश का। निज और रैयती किस प्रकार की खेती व्यवस्था में प्रचलित थे? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निज और रैयती, ये किस प्रकार की खेती, यानी किसके खेती में निज और रैयती प्रकार की खेती की जाती थी? तो ये था, आप देखेंगे नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, यानी जो नील की खेती होती थी वो दो तरीके से करती थी, इसमें था एक निज और एक रैयती। तो हमारा प्रश्न भी यहीं से है कि निज और रैयती किसके खेती के लिए किया जाता था? तो थी नील की खेती, यानी नील की खेती दो तरह से की जाती थी, उसमें से एक था निज और एक था रैयती। ठीक है दोस्तों, हमें इसको ध्यान में रखना है। और क्या है फिर प्रश्न में हमारा कि किस प्रकार की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे? यानी जो जमीन बागान मालिक खुद, यानी अपनी जमीन पर, यानी यहाँ पर किसी और के द्वारा नहीं, अपनी जमीन पर बागान मालिक खुद नील की खेती का उत्पादन करते थे। तो यहाँ पर देखिए निज, निज में होता है अपना। निज का आप लोग अगर हिंदी अर्थ देखेंगे तो निज का अर्थ क्या है दोस्तों? निज का अर्थ है अपना। तो निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो निज व्यवस्था थी इसमें जो बागान मालिक थे यानी खुद नील का उत्पादन करते थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा निज। अगला जो व्यवस्था था वो था रैयती व्यवस्था। रैयती व्यवस्था में जो बागान जो यानी कि जो मालिक लोग होते थे वो खुद क्या करते थे? खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि एक अनुबंध, यानी जो खेतीहर या फिर जो गांव के किसान थे उनसे एक अनुबंध करते थे, यानी वो खुद खेती न करके किसानों से खेती अनुबंध के द्वारा करवाते थे। उस व्यवस्था को हम रैयती व्यवस्था कहते थे। ठीक है दोस्तों, उस व्यवस्था को हम क्या कहते थे? रैयती व्यवस्था कहते थे। और जो रैयती व्यवस्था में किसानों के साथ अनुबंध किया जाता था, इस अनुबंध में ये शामिल था कि वो कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो किसानों को वो क्या करते थे? किसानों को एक तरह से लोन यानी उधार देते थे, कर्ज देते थे खेती करने के लिए, और उनको अपने जमीन पर क्या है 25% खेती अवश्य रूप से यानी अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। यहाँ पर है रैयती प्रकार की व्यवस्था में रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी? तो हम लोग ने देखा है कि जो रैयती होते थे उनको 25% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो पहला विद्रोह होता है वो होता है नील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो नील विद्रोह कब हुआ है? तो नील विद्रोह हुआ है आपका मार्च 1859 में। बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। कहाँ के दोस्तों? बंगाल की। यानी जो नील विद्रोह हुआ ये कहाँ पर? बंगाल में हुआ है। तो नील विद्रोह कब हुआ? डेट हमें याद रखना है कि मार्च 1859 में हुआ है। और कहाँ के रैयतों ने नील की खेती को करने से इनकार कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल। यानी बंगाल के जो रैयत थे उन्होंने नील की खेती करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था।
आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये अगला चैप्टर है हमारा। यहाँ पर जो आदिवासी जनजाति इनका जो आंदोलन है इनसे संबंधित चर्चा किया गया है। मुंडा आदिवासियों के साथ बिरसा को किन अन्य आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त था। यानी जो छोटा नागपुर यानी क्या है, आप देखेंगे बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह से था, जो समूह है, मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो जो मुंडा जनजाति वो कहाँ दोस्तों रहती है, वो होती है छोटा नागपुर में। मुंडा जनजाति हमारी छोटा नागपुर में रहती है। बिरसा के समर्थकों के इलाके यानी दूसरे आदिवासी, यानी कि इनको जो मुंडा जनजाति थी इनका तो समर्थन प्राप्त था, साथ साथ जो संथाल और उरांव थे इन्होंने भी क्या किया था, इन दोनों ने यानी संथाल और उरांव ने भी मुंडा का क्या किया था, समर्थन किया था। यहाँ पर हमारा क्या है, उड़ीसा के जंगलों में, यहाँ पे कुछ जनजातियों से संबंधित बात है तो हमें बस याद रखना है कि कौन सी जनजाति है और किस क्षेत्र से वो संबंधित है। तो आप देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ठीक है दोस्तों, टोलियां बनाकर शिकार करने पर निकलते थे। तो हमें याद रखना है कि जो खोंड समुदाय है या फिर जो खोंड जनजाति है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी आपके उड़ीसा से। कौन सी जनजाति अपने को जंगल की संतान मानते थे, यानी जो जनजाति थी वो अपने आप को जंगल की शैतान कहते थे। तो वो थे, उत्तर थे क्या था, बैगा। और इनका निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, मध्य भारत। यानी जो बैगा थे वो मध्य भारत में रहने वाले थे। और बैगा क्या कहते थे, वो खुद को जंगल की संतान मानते थे। यानी कि हमको बताना था कि जंगल के संतान किसे कहते हैं या फिर खुद को कौन मानता था, वो थे बैगा थे। उनका जो निवास था यानी रहने वाले कहाँ थे, तो ये मध्य भारत में इनका निवास रहता था, यानी मध्य भारत के रहने वाले थे और ये खुद को जंगल की संतान मानते थे। तो उत्तर यहाँ पर हो गया बैगा। लबाड़िया समूह कहाँ निवास करती थी, लबाड़िया समूह कहाँ की थी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कुल्लू या फिर कश्मीर। तो आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, यानी कि कौन है दोस्तों, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले कौन थे, गुज्जर। यानी जो पंजाब में कौन था, पंजाब में थे गुज्जर। यानी जो गुज्जर जाति थी, गुज्जर आदिवासी जनजाति थी, वो कहाँ की थी, वो थी आपके पंजाब की। फिर आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, तो हम लोग उत्तर हमको बताना है कहाँ, लबाड़िया समूह कहाँ के निवास करती थी, ये थी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में से बिलोंग करती थी। फिर हम आगे भी हम देखेंगे कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग, यानी कुल्लू में कौन था, कुल्लू में थे गद्दी। जो गद्दी समुदाय थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कुल्लू से। फिर आप देखेंगे कश्मीर के बकरवाल, जो बकरवाल, हाँ दोस्तों, बकरवाल जनजाति कहाँ से बिलोंग करती थी, ये थी कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, अगले साल फिर बस, तो यहाँ पे लबाड़िया समूह जो है, तो लबाड़िया समूह कहाँ के, आंध्र प्रदेश की है। और जो गुज्जर जनजाति या गुज्जर समुदाय है ये कहाँ का है, पंजाब का। जो गद्दी समुदाय है ये कहाँ का है, कुल्लू से बिलोंग करती थी। और जो यहाँ पर कश्मीर में रहने वाली जो जनजाति थी वो है बकरवाल। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी का हमको नाम ध्यान रखना है और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हमें इनको इनके बारे में भी जानकारी रखना है। यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन, इनका नाम याद रखना है हमको दोस्तों। जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे इनका नाम था वेरियर एल्विन। ये क्या है, 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच में बिताए थे। तो हमें बस इतना याद रखना है कि ब्रिटिश मानव विज्ञानी कौन से, जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे जिन्होंने बैगा और खोंड समुदायों के बीच में अपने समय क्या इन्होंने व्यतीत किया था, वो थे वेरियर एल्विन। इसी तरह हमको ध्यान में रखना है कि बैगा और खोंड समुदाय के बीच में किस ब्रिटिश मानव विज्ञानी ने अपना समय बिताया था या फिर किसने इनका अध्ययन किया था, तो वो थे कौन, वेरियर एल्विन। और इन्होंने जब इनके बीच में रहा तो इन्होंने एक रचना भी किया था जिसका नाम क्या है, ये लिखा है कि अप्रकाशित रचना, यानी इनका नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है, वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स। यहाँ पर जो रचना है इनकी, यह है नोट्स ऑन द खोंड्स, वेरियर एल्विन की रचना है दोस्तों, जो इन लोगों के बीच में रहते हुए इन्होंने लिखा था। तो इनको हम क्या है, हमें ध्यान रखना है कि नोट्स ऑन द खोंड्स की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो वो वेरियर एल्विन के द्वारा किया गया है। बेवड़, यानी जो बेवड़ शब्द है ये इसका क्या तात्पर्य है, तो मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। यानी जो मध्य प्रदेश में जो क्या है दोस्तों, घुमंतू खेती, मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती की जाती थी इसके लिए बेवड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर भी आप देखेंगे पूर्वोत्तर के निसी आदिवासी, देखिए हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो निसी आदिवासी है वो किस क्षेत्र से हैं, तो वो हैं पूर्वोत्तर से। तो जो निसी आदिवासी हैं कहाँ के रहने वाले हैं, वो पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं दोस्तों। इनके बारे में क्या दिया गया है कि गाँव में लट्ठों से बना घर इनका था, ये जब ये घर बनाते थे तो पूरा गाँव मदद करता था। तो हमको ध्यान रखना है कि जो निसी आदिवासी है ये कहाँ की है, ये है आपके पूर्वोत्तर की। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन, 1906 सोंग्रम संगमा के द्वारा किस क्षेत्र में वन सत्याग्रह किया गया। सोंग्रम संगमा यानी जो सोंग्रम संगमा थे 1906 में इन्होंने कहाँ पर वन सत्याग्रह किया था। तो आप देखेंगे 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, क्या दोस्तों, असम में, यानी कि सोंग्रम संगमा ने 1906 में जो वन सत्याग्रह किया था कहाँ पर किया था, असम में किया था। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो गया, असम हो गया। यहाँ तो एक प्रश्न हो गया कि 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। तो लेकिन हमारा यहाँ पर प्रश्न ध्यान देना है कि जो सोंग्रम संगमा है ये कहाँ से है, ये असम का है। और यहाँ पर मध्य प्रांत में जो वन सत्याग्रह हुआ वो कब हुआ है, वो 1930 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो उत्तर मिला है ये क्या होगा, हमारा असम होगा। इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पर अपने स्लाइड को भी शामिल कर लिया है कि अगर आप चाहें तो इसका पूरी तरह से विस्तृत है, हमने यहाँ जो प्रश्न उत्तर जो बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन आप चाहें तो पूरे स्लाइड में यानी जो भी यहाँ पर पूरा डिटेल विवरण है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नज़दीक से देखने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1831-32 में कोल आदिवासी यानी भिन्न भिन्न जो जनजाति थे उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो 1831-32 में कोल आदिवासियों का 1855 में संथालों ने बगावत कर दिया। मध्य भारत के बस्तर में 1910 में विद्रोह हुआ और 1940 में महाराष्ट्र के वर्ली में विद्रोह हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो हैं ये आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले क्या हैं, विद्रोह हैं। ठीक है दोस्तों, ये आदिवासी जो थे इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो आगे हमने प्रश्न में शामिल किया है कि कोल आदिवासियों द्वारा कब विद्रोह किया गया। तो जो कोल आदिवासी इनका जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1831 और 1832 में। इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धो भगत। ये प्रश्न में बुक में तो शामिल नहीं दोस्तों, लेकिन इसको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे इसको। तो जो बुद्धो भगत थे इनके प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, इनके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, वो थे बुद्धो भगत। तो 1831-32 में कोल आदिवासियों ने क्या किया था, विद्रोह किया और इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धो भगत। आगे प्रश्न है हमारा संथाल विद्रोह से, संथाल आदिवासियों के द्वारा विद्रोह कब किया गया। जो संथाल विद्रोह है इनका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1856, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी, यहाँ पे नहीं है शामिल है, हाँ है, ठीक है 1855 में, यानी जो संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके जो नेता थे वो तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन चारों लोगों का नाम आता है दोस्तों। जो सिद्धू थे और कान्हू, ये सिद्धू में यहाँ पर ऐसे रहेगा दोस्तों, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, ये इनके प्रमुख नेता थे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के दो समय में क्या हुआ, संथाल आदिवासियों ने क्या किया था, आंदोलन किया था और ये 1855 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1855। आगे अगर हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर, यहाँ पर है हमारा मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1910 में, 1855 में, 1831-32 में, 1940 में। जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो दोस्तों हुआ है कब, अभी ऊपर हम लोगों ने सारे स्लाइड में इसको देखा है, ये हुआ है 1910 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे गुंडाधुर, यानी इनके प्रमुख नेता कौन थे, गुंडाधुर। तो जो बस्तर विद्रोह हुआ दोस्तों ये हुआ है 1910 में और इनका जो प्रमुख नेता थे वो थे गुंडाधुर। आगे प्रश्न था महाराष्ट्र का जो वर्ली विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो जो वर्ली विद्रोह हुआ ये हुआ 1940 में। इनकी जो प्रमुख नेता थी वो थी गोदावरी पारुलेकर, यानी इनकी जो प्रमुख नेता थे ये थी कौन थी, गोदावरी पारुलेकर। तो सभी आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस वर्ष हुआ ये पढ़ा, और इसके जो नेतृत्व हुआ, ये नाम एक ही दोस्तों, इसको नाम आप अलग अलग नहीं समझिएगा, इनका पूरा नाम है गोदावरी पारुलेकर के समय में, यानी कि इसका नेतृत्व इन्होंने किया था किस वर्ली विद्रोह का, और हुआ कब था ये 1940 में हुआ था।
दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। फास्ट लर्न बाय विकास से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे क्लास की पीडीएफ होगी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हमें याद रखना है कि जो 1900 में यानी जो बिरसा मुंडा थे इनकी मृत्यु कब हुई, 1900 में हुई। और किससे हुई दोस्तों, हैजे से हुई। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछ सकता है कि जो बिरसा मुंडा थे इनकी मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई। तो इनकी मृत्यु जो हुई वो हैजा से हुई। और इनकी मृत्यु कब है, सन की बात करें तो 1900 में हुई है। उपनिवेशवाद और शहरी, यानी कि यहाँ से शहरों के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर आप दरगाह, खानका, ईदगाह और कुल देश शेख। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा खानका। हम जानते हैं कि यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा विचार ये सब करते हैं उसे हम खानका कहते हैं। जो दरगाह है वो सूफी संत का जो मकबरा है उसे दरगाह के नाम से जाना जाता है। ईदगाह क्या है, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमें दिखा वो दिखा कुल देश शेख, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा कि ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उन्हें हम कुल देश शेख कहते हैं। दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने, यानी दिल्ली के सड़कों की सुंदरता की बात की जा रही है कि ये केवल महज सड़कें नहीं हैं बल्कि किसी चित्रकार के क्या है, एल्बम के पन्ने ही। किसने कहा था, तो आप देखेंगे कि ये कहा है कौन, शायद इसलिए मीर तकी मीर, ये अगर उनका नाम क्या है, मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। तो ये किसने कहा दोस्तों, मीर तकी मीर ने कहा था। नई दिल्ली का निर्माण, नई दिल्ली का निर्माण 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर क्या किया, नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो यानी कि अंग्रेजों ने कब दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था, 1803 में किया था। और किसे हराकर किया था, मराठों को। ठीक है दोस्तों, यानी 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर क्या किया था, नियंत्रण हासिल कर लिया था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना डैश में हुई, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना देखेंगे 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1824 में हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1824 हो जाएगा। 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल, यानी कुछ लोग यानी कुछ विद्वान जो हैं, इसे हमें याद रखना है कि 1830 से 1857 का जो अवधि है, यानी इस समय का जो समय काल है, उसे दिल्ली का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यहाँ पर दिल्ली में जो उत्सव मनाया जाता था उसे, यानी फूलों का त्यौहार, दिल्ली में जो फूलों का त्यौहार मनाया जाता था उसे गुल फरोशान कहते थे। यानी गुल फरोशान का जो मतलब है वो है फूलों का त्यौहार। यहाँ पर आप क्या देखेंगे दोस्तों, यानी कि जब दिल्ली में 1857 की जब क्रांति हुई, इसमें अंग्रेज जो हमारे सेना थे, यानी हमारे भारतीय जो थे, इनका जो विद्रोह में इनको दबाया यानी दमन किया जा रहा था, तो उसको देखने वाले कौन थे, वो थे प्रसिद्ध शायर गालिब। यानी कहा था कभी 1857 की क्रांति को किस प्रसिद्ध शायर के द्वारा अपनी आंखों से देखा गया था, तो वो कौन थे, वो थे मिर्जा गालिब। पूरा नाम इनका मिर्जा गालिब है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि शायद गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। कब की घटना, 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में भी व्यक्त किया है। तो इनके हमको बात भी याद में रखने, इन्होंने क्या कहा है कि जब गुस्साए शेर, यानी जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए, शेर मतलब कौन, अंग्रेज, यानी कि उस समय जो विद्रोह चल रहा था तो शेर का मतलब कि अंग्रेज काफ़ी गुस्से में थे। इन्होंने कहा कि जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारा को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा है किसने, हमारे जो प्रसिद्ध मिर्जा गालिब है उन्होंने कहा है। बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। हमें यह भी याद रखना है दोस्तों, जो बहादुर शाह जफर हैं, यानी दिल्ली में उन्होंने क्या किया, जब पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया।
तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने निकाल कर कहाँ भेज दिया दोस्तों, यानी कि दिल्ली से निष्कासित करके बहादुर शाह जफर थे वो कहाँ चले गए, वो बर्मा चले गए। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया, पूरे सैनिकों के लिए बैरक बना दी गई। तो बहादुर शाह को निकालकर कहाँ भेज दिया गया, वो बर्मा भेज दिया गया। और इसका जो वर्णन है किसने किया गया है, इसका वर्णन करने वाले गालिब हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है। एक नई राजधानी की योजना, यानी कि जब कलकत्ता, यानी जो अंग्रेजों की जो मुख्य राजधानी थी शुरू में वो कलकत्ता थी, लेकिन इन्होंने एक नई राजधानी बनाने की सोची जो था दिल्ली। ठीक है दोस्तों, कब, 1857 के बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए, यानी कि अब उनका जो प्लानिंग था वो दिल्ली को राजधानी बनाने का प्लानिंग था। और क्या हुआ दोस्तों, 1877 में वायसराय लिटन ने, यानी 1877 का समय दोस्तों 1870 का है, और वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यानी भारत की मलिका किसे घोषित किया गया, रानी विक्टोरिया को किया गया दोस्तों। और कब किया गया, 1877 में। और इसका आयोजन लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या है, दिल्ली में करवाया गया था। यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है, 1877 में दिल्ली में रानी विक्टोरिया को भारत की मालिका घोषित करने के लिए किस वायसराय ने एक भव्य आयोजन किया था, वो कौन था, वो था लॉर्ड लिटन। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, कोरोनेशन, यानी राज्याभिषेक को कोरोनेशन ही कहते हैं। तो जॉर्ज पंचम को जो राज्याभिषेक हुआ उसके बाद वो कहाँ, वो दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली दरबार में आया था। और दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि 12 दिसंबर 1911 को क्या ये राज्याभिषेक वाला जो प्रोग्राम था वो कराया गया था। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने ही घोषणा किया था कि अब दिल्ली क्या होगी, नई राजधानी बनेगी। तो ये जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा किया गया। कब किया गया, 12 दिसंबर 1911 को किया गया। तो घोषणा तो जो है 12 दिसंबर 1911 को किया गया, लेकिन जो दिल्ली शिफ्ट हुई थी वो 1912 में हुई थी दोस्तों, लेकिन घोषणा 12 दिसंबर 1911 को ही कर दिया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई, दिल्ली को घोषणा कब हुआ था, तो हम लोगों ने भी देखा है कि 12 दिसंबर 1911 को। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो दिल्ली में इनके लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार के आयोजन में इन्होंने घोषणा किया 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली क्या होगी, भारत की, यानी कंपनी की भारत की नई राजधानी बनेगी। दिल्ली और उसकी इमारतों को बनाने का जिम्मा किन्हें सौंपा गया, यानी जब दिल्ली एक नई राजधानी बनेगी तो वहाँ के वास्तुकार कौन होंगे, किस तरह से दिल्ली का डिजाइन किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के दो वास्तुकारों को चुना। यानी जो दिल्ली के वास्तुकार थे वो कौन थे दोस्तों, हर्बर्ट लटवंस नहीं रहना चाहिए दोस्तों, लटियंस रहना चाहिए, यानी कि लटियंस, यहाँ पे लटियंस रहना चाहिए। और हर्बर्ट बेकर, नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर्बर्ट बेकर है और कौन है, एडवर्ड लटियंस, यानी ये दोनों जो थे वो दिल्ली के क्या थे, वास्तुकार थे। रायसीना पहाड़ी, जो रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित वायसरी गल पैलेस, अगर वायसरी गल पैलेस कहें तो वर्तमान का जो राष्ट्रपति भवन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कभी प्रश्न में आए कि जो वायसरी गल पैलेस ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है और दिल्ली में स्थित है। इसी जो वायसराय जो पैलेस है अब ये क्या बन चुका है, अब ये राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। लाहौर गेट सुधार योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप देखेंगे पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने, किसने दोस्तों, रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में, कब की बात है कि 1888 में, यानी कि रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा, और 1888 में किया गया है। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया है, 1936 में। हमें बस यहीं से ध्यान रखना है कि दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया, 1936 यानी 1936 में किया गया है। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिणी जैसे इलाके बनाए गए। ठीक है दोस्तों, यानी जो सुधार ट्रस्ट है इसमें दरियागंज में क्या है दोस्तों, दरियागंज में क्या है, जो संपन्न लोग हैं, संपन्न लोगों के लिए इलाका बनाया गया। यहाँ पार्क और इर्द गिर्द रहायशी मकान भी बने थे। अगला प्रश्न है हमारा,
यहाँ पर जो हम लोग कक्षा 8 है, कक्षा 8 की जो इतिहास की पुस्तक है वो 2 भाग में है। तो एक भाग क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है। इसका जो पहला चैप्टर है दूसरा भाग का, यानी 6 चैप्टर हम लोग पिछले भाग 1 में पढ़ चुके हैं। इसका जो पहला चैप्टर यानी इसका एक तरह से देखें तो 7वां चैप्टर जो शुरू है वो है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पटोला, यहाँ पर यानी कि कुछ कलागिरी इन सबसे संबंधित भी कुछ बातें की गई हैं। पटोला बुनाई किन क्षेत्र में की जाती थी, तो आप देखेंगे पटोला बुनाई, जो पटोला बुनाई है वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी में जो पटोला बुनाई होती थी सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इन बुनाई का भारी बाजार था, यानी इसका भारी बाजार कहाँ पे था, इंडोनेशिया में था। लेकिन जो पटोला बुनाई होती थी वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन इन तीनों जगहों पे किया जाता था। कैलिको शब्द से क्या तात्पर्य है, कैलिको शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यानी कि जब वो कालीकट यानी कि कौन, पुर्तगाली लोग जब आए थे यहाँ पर तो क्या है कालीकट में डेरा डाला। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले उन्होंने भारत के केरल तट पर यानी पश्चिमी तट नहीं केरल तट पर डाला। वहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। ठीक है दोस्तों, कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। ये क्या है, यानी कि जो सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा को ये क्या कहने लगे, कैलिको कहने लगे। तो यानी जो सूती कपड़ा है वो कैलिको नाम से क्या हुआ, चर्चित हो गया। तो इसी तरह से सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो कैलिको शब्द का जो तात्पर्य है वो सूती कपड़े से है। अगला प्रश्न है हमारा जामदानी, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है इसी तरह यहाँ पर एक ऊपर हम लोग पटोला पढ़े हैं, यहाँ पर जामदानी है दोस्तों। जो जामदानी है क्या है, बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। यानी जामदानी कहाँ पर, ढाका में, और कहाँ पर दोस्तों, लखनऊ में। यानी जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो प्रश्न में आ सकता है कि जो ढाका है और लखनऊ है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये जामदानी बुनाई है कपड़ा, इसके लिए प्रसिद्ध था। बंडाना, यहाँ पर एक कपड़ा है बंडाना। ठीक है दोस्तों, यानी बंडाना क्या है, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छाप गुलेबंद एक तरह जैसे हम लोग मफलर आज के समय में लपेटते हैं उसे बहुत लोग गुलेबंद भी कहते हैं। तो इसे ही बंडाना के लिए प्रयोग किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना, जैसे गले में लोग बांधते हैं तो बांधते से इन्होंने क्या किया, बंडाना शब्द का प्रयोग किया गया। तो बंडाना क्या है, जो छापदार गुलेबंद है जिसे कप लपेट कर गर्दन में इसमें बांधा जाता है, इसको क्या कहा गया, इसे बंडाना कहा गया है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई छींट, यानी कि आंध्र प्रदेश में यानी छींट, जो छींट की छपाई होती थी वो कहाँ होती थी, कहाँ दोस्तों, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में होती थी। ठीक है, ईरान और यूरोप का निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। तो कहाँ पर, यानी छींट जो कपड़ा बनता था वो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इसकी तैयारी की जाती थी। बंडाना अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो बंडाना शब्द बांधना से आया है। बंडाना शैली के जो कपड़े वो कहाँ बनते थे, तो बंडाना शैली के जो कपड़े हैं वो अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए हमको शामिल किया है। और शामिल करने का मेरा तात्पर्य है कि क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैलिको अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि यहाँ के जो कपड़ा सूती कपड़ा था कैलिको इसको नाम से जब जाना गया, ये जब वहाँ पे यूरोप क्षेत्र में गया तो वहाँ पर बहुत ही क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। इसके वजह से वहाँ का जो कपड़ा बाजार था वो काफ़ी क्या हुआ, गिरने लगा। तो यहाँ इसी कारण से जो ब्रिटिश सरकार है 1720 में यानी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया और इसका नाम रखा गया क्या, कैलिको अधिनियम। तो कब आया दोस्तों, कैलिको अधिनियम 1720 में आया और इस कपड़े पर प्रतिबंध यानी रोक लगाने के लिए किया गया था। सुधारों की यहाँ पर क्या है, हाँ 1700, यहाँ पर हमने बस दो प्रश्न देखे हैं। 1764 में यानी कि जब कपड़े बुनाई होते थे कपास में उस समय हाथ उससे होते थे, तो हाथ से जो होते थे यानी वो उनका प्रोडक्शन कम होता था, यानी उसमें ज़्यादा समय लगता था। तो इसी दौरान 1764 में जॉन के ने स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, जॉन के द्वारा, स्पाइनिंग जेनी मतलब स्पाइनिंग करने वाली जो मशीन है उसका आविष्कार किया। तो जॉन के द्वारा स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया गया। और इसी समय में 1764 की ये बात है। फिर 1786 में कौन है, कौन है, आर्क राइट, रिचर्ड आर्क राइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। यानी जब इन्होंने इंजन का आविष्कार किया तो इस तरह से क्या हुआ, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ
इन सब के आविष्कार के बाद शुरू होने लगा धीरे धीरे, मतलब फैक्ट्री कंपनी धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे। इससे क्या हुआ, वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। यानी जब मशीन आ गए तो जो बुनाई है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगी। बुनकर समुदाय कैकुलार, साले व देवांग किस क्षेत्र से संबंधित थे? यानी जो बुनकर समुदाय है कौन कौन दोस्तों, कैकुलार, साले व देवांग, इनका संबंध किस क्षेत्र से? मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और बंगाल। यहाँ पर कई सारे समुदाय की बात हम करेंगे। यहाँ पर है बंगाल। बंगाल के कौन है दोस्तों? तो जो बंगाल हैं, बंगाल के हैं तांती। यहाँ बंगाल के कौन है दोस्तों? तांती। तांती कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमेन, यानी उत्तर भारत में कौन थे? जुलाहे, इन्हें जुलाहे या फिर मोमेन कहते हैं। ये सब क्या है? ये कपड़ा वस्त्र यानी वस्त्र बुनकर समुदाय दोस्तों। तो बंगाल के कौन थे? जो तांती समुदाय है वो बंगाल के रहने वाले थे। उत्तर भारत में कौन थे? जो जुलाहे या मोमिन थे उत्तर भारत में रहने वाले थे। दक्षिण भारत के हाँ, यहाँ पर हमको जो प्रश्न में देखना है, दक्षिण भारत के साले, कैकुल्लार व देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कहाँ के थे? जो कैकुल्लार है, साले व देवांग है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण भारत। तो ये दक्षिण भारत के बुनकर समुदाय थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में चरखे को किस वर्ष स्थान दिया गया? यानी चरखा जो महात्मा गांधी के हिसाब से इन्होंने, महात्मा गांधी ने इसको आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना था, यानी ये आत्मनिर्भर करने के लिए अच्छा था। तो इसको चरखे को झंडे में कब स्वीकार किया गया? तो चरखा भारत की पहचान बन गया था। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में से जगह दी गई। कब दी गई दोस्तों? 1931 में दी गई। सूती कपड़ा मिलों की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो पहला सूती कपड़ा मिल था वो 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न आप पूछता है दोस्तों कि भारत में जो पहला कपड़ा सूती मिल है वो कहाँ स्थापित किया गया? बम्बई में। और कब किया गया था? 1854 में किया गया। इसी क्रम में आगे है कि अहमदाबाद में कब किया गया था? तो जो अहमदाबाद में पहला कारखाना है सूती मिल वो 1861 में खोला गया था। ठीक है दोस्तों। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया था। यानी धीरे धीरे कारखानों की बढ़ोतरी हो रही थी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्ज स्टील, यानी टीपू सुल्तान की जो तलवार थी और उसकी जो उसमें वुड्ज स्टील लगा था। यानी वुड्ज स्टील होता क्या है? तो क्या है, इस तलवार में यह गुड़ कार, यानी उसमें जो तेज धार थी वो किस किस कारण थी? तो ये जो गुड़ था वो अधिक कार्बन, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, गुड़ क्या है? कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था। यानी जो वुड्ज स्टील था वो टीपू सुल्तान की तलवार में लगी हुई थी, जिसमें काफ़ी तेज धार होता था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। तो हमें याद रखना है कि जो वुड्ज स्टील का जो कारीगरी है, यानी वुड्ज स्टील से संबंधित कहाँ पे काम होते थे? तो ये होते थे पूरे दक्षिण भारत में। यानी वुड्ज स्टील का संबंध किससे है? इसका निर्माण किधर होता था? वो होता था हमारे दक्षिण भारत में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन, यानी 1800 में, यानी कि कब दोस्तों? यानी मैसूर की यात्रा मैसूर की यात्रा 1800 में किसने किया था? ये याद रखना है, किसने किया था? वो फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्ज स्टील किस तरह बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो मैसूर है, मैसूर में वहाँ पे वुड्ज स्टील बनाया जाता था। इसका जो विवरण देने वाले हैं वो कौन है? फ्रांसिस बुकानन। इनका नाम भी हमें याद रखना है। और फिर क्या है दोस्तों, आगे भी देखेंगे यहाँ पर। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उर्रुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि स्टील का ही बिगड़ा रूप है। यानी कि कन्नड़ में स्टील को क्या कहते थे? उक्कू कहते थे। तेलुगु में हुक्कू, तमिल व मलयालम में इसे उरुक्कू कहता जाता था। ये क्या है? स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था। 1907 में स्थापित टिस्को यानी टाटा स्टील कंपनी है, स्टील का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया था? यानी स्थापना इसके 1907 में हो चुकी थी। और यहाँ लिखा है, आप देखेंगे कि यहाँ टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। यानी 1907 में स्थापना हुई, यानी 5 वर्ष बाद 1912 में स्टील के यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यहाँ पर हम देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी भी कुछ यहाँ पे समाज सुधार की बात अब होगी। यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने, जोन्स मतलब विलियम जोन्स यहाँ पर नाम शामिल है, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने, किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध विलियम जोन्स से है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि यहाँ पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाया जाए। और पहले अगर हम मदरसा की बात करें तो इस बात में देखेंगे 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन के लिए क्या किया गया? कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया। यानी मदरसा का जो स्थापना कलकत्ता में किया गया 1781 में किया गया, और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया गया। और कब किया गया? 1791 में किया गया है। तो उत्तर हमारा हम देख लेंगे यहाँ पर, उत्तर हमारा 1791 हो जाएगा। थॉमस बैंटिंग मैकाले, यानी जो मैकाले का आप नाम सुने होंगे। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर थे। यानी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, जो मैकाले था, ये क्या करता था? मतलब इससे काफ़ी मतलब कि इसके पक्ष में नहीं था। यानी भारतीय जो यहाँ पर व्यवस्था थी इसको बहुत हीन दृष्टि से देखता था। मैकाले ने ही कहा था क्या कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये मैकाले के द्वारा ही कहा गया था। किस विवरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए? तो जो मैकाले का जो विवरण है, मैकाले का जो मिनट्स है, इसी के आधार पर 1935 में जो मैकाले का मिनट्स यानी मैकाले की शिक्षा पर जो मैकाले का मिनट्स यानी विवरण आया था वो 1835 में आया था दोस्तों, 1835 में आया था। और इसी में क्या किया? इसी में इसने कहा कि जो अंग्रेजी का जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी किया जाए। ठीक है दोस्तों। और इसने ये भी कहा कि यहाँ पर जो हमारे भारतीय जो शिक्षा मंदिर हैं यानी भारतीय जो शिक्षा गुरुकुल जो भी हैं उसको क्या किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। एक तरह से इन्होंने ये केवल अपनी ही शिक्षा पद्धति को बढ़ाने का प्रयास किया था। व्यवसाय के लिए शिक्षा, फिर इसके बाद 1854 में कौन आया? वुड की नीति पत्र, जिसे वुड डिस्पैच यानी भारत का इसको शिक्षा के क्षेत्र में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको दोस्तों क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1854 में आया था। और ये इसे वुड डिस्पैच या फिर वुड का नीति पत्र भी कहा जाता है। हाँ, फिर जो 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, 1854 के नीति पत्र के बाद यानी 1854 का जो नीति पत्र आया था, इसी के अंतर्गत 1857 में मेरठ में जब दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय यानी 1857 के दौरान ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और किसके तहत किया गया था? जो 1854 का वुड डिस्पैच था, ठीक है, इसी के द्वारा क्या है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया था। यहाँ पर क्या है? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, यानी ये स्कॉटलैंड से संबंधित है विलियम कैरे, इन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद किया था। यानी कि सेरामपुर स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? विलियम कैरे की। तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर सेरामपुर कॉलेज यानी सेरामपुर कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और विलियम कैरे ने क्या किया था? इनमें महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया था। पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ पर पाश्चात्य रहिए दोस्तों, पाश्चात्य रहेगा। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तो जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों थे। ये दोनों ही लोग क्या थे? पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है, किसने कहा था? यानी जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया है, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर क्या है दोस्तों? अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ किसने कहा कि अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा इसने कहा था। अपनी ही भूमि पर इसने क्या कर दिया है? हमें अजनबी बना दिया है। तो कौन उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी।
साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, यानी महात्मा गांधी ने कहा था, ये भी महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधित क्या है, कथन है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि केवल साक्षर हो जाना, केवल अक्षरों के ज्ञान हो जाने से हम शिक्षित नहीं हो जाएंगे, मतलब इनको जो सामाजिक ज्ञान है और बहुत सारे ज्ञान है उन सभी को हमको देखना होगा। तो हम बस यहाँ देखेंगे कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये जो कथन है ये किसका है, ये महात्मा गांधी का है। शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो शांति निकेतन की वर्ष देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले यहाँ पर, यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1921 में शुरू की थी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1921 में शुरू की थी। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1921। जो टैगोर थे प्रकृतिवादी थे, इसलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ताकि जो बच्चे हैं, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है इससे दूर होकर, यानी बच्चे जो प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए उन्होंने 1901 में क्या किया था, टैगोर ने आपके शांति निकेतन की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर टैगोर और महात्मा गांधी, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो टैगोर और महात्मा गांधी हैं ये दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा के काफी विरोधी थे। लेकिन टैगोर, जो महात्मा गांधी थे, ये पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता और मशीन प्रौद्योगिकी सबकी सबकी आलोचना करते थे, यानी इनको पाश्चात्य चीजें बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन ये हैं कौन, टैगोर जी का विचार क्या था कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का ये सम्मिश्रण चाहते थे। यानी इनका मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है, यानी जो हमको अच्छा लगे, जो हमारी सभ्यता के लिए सटीक है, अच्छा है, उसको भी हम क्या कर लें, ले लें। लेकिन महात्मा गांधी इसके पुरजोर क्या थे, विरोधी थे। लेकिन जो टैगोर थे ये क्या थे, ये भारतीय सभ्यता और जो पाश्चात्य सभ्यता थे इन दोनों का मिश्रण चाहते थे। महिलाएं, जाति एवं सुधार, यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है। राजा राम मोहन राय ने 1700 इनका दिया है, यानी कि राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, राजा राम मोहन के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, वो किया गया है कलकत्ता में। तो ब्रह्म सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो उत्तर हमारा यहाँ पर राजा राम मोहन राय हो गया, जिन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाँ ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय, यानी जो सती प्रथा जो चल रही थी, इसमें राजा राम मोहन राय के काफी प्रयासों बाद क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। यानी जो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई, इनमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, वो था राजा राम मोहन राय का। ठीक है दोस्तों, तो किनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, वो है राजा राम मोहन राय। इस समय जो वायसराय थे वो तो कौन थे, बेंटिक, यानी बेंटिक के समय ने, जो विलियम बेंटिक थे, इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किसके, यानी किनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया। यानी जो विधवा विवाह अधिनियम है वो कब आया, 1856 में आया दोस्तों, पहला बात हो गया। यानी कब आया ये, 1856 में आया। और ये क्या थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी एक समाज सुधारक हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में क्या हुआ, विधवा विवाह अधिनियम क्या किया गया, लागू किया गया। तो ये किसके प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से किया गया। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, हम जानते हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो उत्तर हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। दक्षिण भारत में विधवा विवाह के समर्थन में डैश ने, यानी किन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, जो विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। तो कौन है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर कि वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। और कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में, यानी एक तरह से यहाँ पे दक्षिण भारत की बात की गई है। और कौन है, वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो किसने बनाया था दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, जिनका नाम है वीरेश लिंगम पंतुलु ने दक्षिण भारत में, यानी विधवा विवाह के लिए संगठन का क्या किया था, स्थापना किया था। यहाँ पर आप स्वामी दयानंद सरस्वती को देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
ठीक है दोस्तों, यानी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यहाँ पर महिलाओं के बारे में भी देखेंगे आप। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। यानी महिलाओं की बात करें, जब शिक्षा सुधार वाली बात चल रही थी, उसमें कौन थी? बेगम रुकैया सखावत, जिन्होंने पटना में मुस्लिम लड़कियों, कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। किसने? बेगम रुकैया सखावत ने। तो इस तरह से आ सकता है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गया था? तो ये किया गया था बेगम रुकैया सखावत के द्वारा किया गया था। स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी जब स्त्री यानी महिलाओं में जब सशक्तिकरण शुरू हुआ तो महिलाओं ने क्या किया? शिक्षा में काफ़ी प्रसार किया, और इसमें एक रचना हुआ किसका? स्त्री पुरुष तुलना का। और जो स्त्री पुरुष की तुलना है, इसकी रचना ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसके द्वारा की गई है? ये की गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ताराबाई शिंदे हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर पंडिता रमाबाई है, ये जो फिगर है यहाँ पर पंडिता रमाबाई जी का है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, ठीक है, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी आ सकता है कि किस महिला विद्वान ने, ठीक है, किस संस्कृत के महिला विद्वान ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी? तो हो जाएगा उत्तर हमारा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने ही क्या किया? पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। अब यहाँ पर है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह के विरुद्ध जो कानून आया था वो कब आया था? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसमें क्या है, जब शुरुआत में जो लड़का हाँ 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती, यानी 18 और 16 साल था। लेकिन बाद में इसका जो उम्र है वो 21 और 18 कर दिया गया। 21-18 से मतलब जो लड़कों का उम्र है 21 साल और लड़कियों का उम्र जो 18 साल है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह निषेध आया हमारा कब दोस्तों? कब आ गया? ये ईयर गड़बड़ है क्या? नहीं, सही है, 1929 में। ठीक है दोस्तों, कब आया? 1929 में। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 1929 हो जाएगा। जाति उन्मूलन के लिए 1940 में परमहंस यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ा सा दोस्तों, परमहंस मंडली की स्थापना और डैश में किया गया था। तो जाति उन्मूलन के लिए हमको वर्ष भी याद रखना है, 1940 में। और किसकी स्थापना की गई? परमहंस मंडली की। और कहाँ पे किया गया? ये किया गया दोस्तों बम्बई में। यानी कि बम्बई में 1800, ये उत्तर बम्बई हो गया। यानी कि बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। किसके लिए? जाति उन्मूलन यानी जाति और समाज सुधार इन सबके कार्यों के लिए 1840 में बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यानी सतनामी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो पहला हमारा यहाँ पर उत्तर हमें यही मिल गया कि इसकी शुरुआत मध्य भारत में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास के द्वारा किया गया। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओहो, ये तो यहाँ पर पूरे टाइपिंग ही मिस्टेक हो गई दोस्तों। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं। तो मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी घासीदास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? घासीदास हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? पूर्वी बंगाल, यहाँ पर मध्य भारत की बात की है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? घासीदास के द्वारा की गई। फिर पूर्वी बंगाल की बात करें, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। यानी हरिदास ठाकुर यानी पूर्वी बंगाल, यानी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने क्या है? मतुआ पंथ के तहत इन्होंने सामाजिक सुधार में काम किया था। पंथ इनका क्या है दोस्तों? मतुआ पंथ। तो इसको हमको याद रखना है कि बंगाल में, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, पूरा विवरण नीचे दिया है, आप इसको अच्छे से विस्तृत पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया था। समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का संबंध किस क्षेत्र से था? तो केरल से था दोस्तों, जिसे हम यानी केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के, ये किस जाति के थे दोस्तों? एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता और आदर्श रखा था। तो श्री नारायण गुरु का जो संबंध था ये कहाँ से था?
ये था केरल से। इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी हम इनका देखेंगे। इनका जो महत्वपूर्ण कथन था इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। क्या है? ओरु जाति ओरु मतम, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये श्री नारायण गुरु के द्वारा ही कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत से या फिर केरल से ये संबंध रखते थे। कौन? श्री नारायण गुरु जी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। हम लोग जानते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना बहुत बार पढ़े होंगे। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, तो फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। किसके लिए था ये जाति समानता, यानी जो जात पात विरोध से चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, इसी के लिए ये सारे शुरू किए गए थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ज्योतिबा राव फूले हो गया। और ज्योतिबा राव जो फूले थे उन्होंने ही 1873 में, कब दोस्तों? 1873 में ही गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। तो गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले की एक प्रसिद्ध रचना है और इसकी रचना कब किया गया है? 1873 में किया गया है। तो इसका जो वर्ष है, इसके जो रचनाकार हैं और पुस्तक का नाम है, सभी को ध्यान में आप रखिएगा। 1927 में, यानी कि अभी उधर सुधारों का आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, तो 1927 में अंबेडकर जी ने भी क्या चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो प्रश्न में अगर आ सकता है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो वो अंबेडकर जी के द्वारा चलाया गया। और कब चलाया गया? तो 1927 में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1927 में अंबेडकर जी के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। पेरियार, पेरियार जिनको हम ईवी रामास्वामी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ के थे? ये थे दोस्तों, ये भी दक्षिण भारत, केरल, ये भी केरल से थे दोस्तों। तो पेरियार ये भी क्या है? समाज सुधारक। जैसे हम लोग के यहाँ भीमराव अम्बेडकर थे, इसी तरह दक्षिण भारत में क्या थे? प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। यानी ये भी क्या है? तो दक्षिण भारत में इन्होंने भी समाज सुधार का बहुत ही अच्छे काम किया है। तो यानी कि इनका नाम क्या है? नायकर। नायकर नाम इनका जो उपनाम है नायकर, और प्रसिद्ध इनका जो पूरा नाम है वो है ईवी रामास्वामी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इनके बारे में हम लोगों ने देखा है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे। आगे प्रश्न है, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है 1830 में की गई। अभी हम लोग ऊपर पढ़ाया कि जब ब्रह्म समाज की स्थापना है ये जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। यानी जो केशव चंद्र सेन थे, इसका संबंध किससे था? इनका संबंध आपके ब्रह्म समाज से था दोस्तों। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? आप देखेंगे यहाँ पर 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही जो ये है डेरोजियो एवं यंग बंगाल, इन्होंने ही यंग बंगाल की स्थापना की थी। तो यंग बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विवियन डेरोजियो थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया। जो रामकृष्ण मिशन था, विवेकानंद के गुरु यानी गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इसके संस्थापक या स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना कब की गई है? 1867 में। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों की गई है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसमें नाम मेंशन नहीं है दोस्तों, तो इनका नाम जो है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब है? 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये नाम हमको, नाम, वर्ष और ये जो संस्था है इसका नाम हमें याद रखना है। आगे प्रश्न है वेद समाज। ठीक है दोस्तों, जो वेद समाज है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? स्थान भी, कभी कभी स्थान भी पूछता है कि जैसे वेद समाज की स्थापना कहाँ पे की गई? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इस तरह से स्थान के नाम भी आते हैं। तो वेद समाज की स्थापना कहाँ पे की गई, इसलिए यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। चेन्नई में किया गया। अब कब किया गया? 1864 में। यानी वेद समाज की स्थापना 1864 में और मद्रास में किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये केशव चंद्र सेन, यानी कि केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। सैयद अहमद खां, जो सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन,
अलीगढ़ आंदोलन, जिन्होंने मुस्लिम जो मोहम्मदन एंग्लो, यहाँ पे आप देखेंगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। तो सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब? 1875 में। सिंह सभा आंदोलन भी है यहाँ पर। ये सारे समाज जो भी समाज सुधार के समय चल रहा था, इसमें बहुत सारे संगठन की स्थापना की गई थी। उनमें से ये जो प्रमुख हैं इनके नाम यहाँ पे शामिल हैं। तो सिंह सभा आंदोलन आप देखेंगे सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, तो जो सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत हुई वो 1873 में कहाँ से हुआ है? अमृतसर से हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है कि 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। तो इस तरह से पूछ आ सकता है कि लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया, तो यहाँ हमारा उत्तर ये हो जाएगा। और अमृतसर में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उत्तर हमारा 1873 हो जाएगा। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, अगला चैप्टर यहाँ शुरू होता है यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो दृश्य है इसकी बात की गई है। तो एक दृश्य है जिसमें 1780 में पोलीलूर में, ठीक है दोस्तों, 1780 में पोलीलूर में हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है। और इसमें है क्या? इसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेज फौजों को धूल चटाई थी। यानी कि किस युद्ध में टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी? तो कौन है ये? पोलीलूर का जो युद्ध है, पोलीलूर के युद्ध में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। फिर क्या दोस्तों, यहाँ पर खर्रा चित्रकार, जो खर्रा चित्रकार हैं जिन्हें पटुआ कहा जाता था। ठीक है, जो खर्रा है, खर्रा मतलब ये चित्र का नाम है। ये खर्रा चित्रकार कहाँ रहते थे? तो बंगाल के काली घाट, जो बंगाल का काली घाट है वहाँ जो चित्रकार हो रहते थे उन्हें खर्रा चित्रकार कहा जाता था, जिन्हें पटुआ भी कहा जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठन है, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हमने जो क्लास बनाया है, इसमें हमने उस चैप्टर को शामिल कर लिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के जो भी चैप्टर हैं वो उसमें शामिल करें। दोस्तों आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमारे चैनल पे उस क्लास को आप देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने उसमें शामिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लास हमारा समाप्त होता है। और इसका जो PDF दोस्तों आपको फास्ट लर्न बाय विकास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अब जो अगली क्लास होगी ये हमारी इतिहास कक्षा 8 की हो गई। अब जो अगली क्लास होगी वो कक्षा 8 की भूगोल की होगी दोस्तों। तो आप सभी को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।